नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बीते 40 साल से एक नदी शहर का नाला बन गई थी, बदबूदार हो गई थी क्योंकि वहां रिवर फ्रंट पर अवैध निर्माण थे। 10 दिनों के आखिरी एक्शन के तहत बीती रात योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजर ने वहां की 4 मंजिला मस्जिद को गिरा दिया। इसके समेत कल 2 अवैध मस्जिदें गिराई गई थी। मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन से पहले एक मदरसा और 2 मंदिरों समेत करीब 1200 घर, 100 से ऊपर दुकानें गिराकर करीब 25 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। मैं बात कर रही हूं लखनऊ के अकबर नगर की, जहां कुकरेल नदी, सच मानिए तो ये स्थिति थी कि ये एक बदबूदार नाला बन गई थी और लखनऊ में उसे कुकरेल नाला ही कहा जाता था। उसे अब नया जीवन मिलने की उम्मीद जागी है। लेकिन 4 जून के चुनाव नतीजों के करीब एक हफ्ते बाद शुरू हुए योगी के एक्शन में विपक्ष को बदला नजर आ रहा है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, योगी प्रशासन ने अकबर नगर लखनऊ में पिछले कुछ दिनों में 1800 घर तोड़ दिए हैं। अब वाराणसी के 80 कॉलोनी में भी 300 घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो 4 जून के जनादेश को पचा नहीं पा रहे। लोगों और परिवारों की जिंदगी को बेरहमी से तबाह किया जा रहा है। हम इसे तत्काल रोकने की मांग करते हैं, ऐसा जयराम रमेश ने लिखा। ये वो साहब हैं जो देश के पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। जयराम रमेश को ये सिर्फ बदला लग रहा है, लेकिन AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे मुसलमानों से बदला ही कह दिया है। ओवैसी का बयान है, चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के वाक़े बढ़ रहे हैं। अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? योगी के बुलडोजर के विरोध में यह भी भुला दिया गया कि कुकरेल रिवर फ्रंट पर अवैध निर्माण हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। अवैध निर्माण गिराने से पहले प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिले हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या बस नाम अकबर नगर तो कम्युनल हो गया बुलडोजर? योगी के बुलडोजर के बहाने क्या नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की टीस मिटा रहा है विपक्ष? यही है आज सवाल पब्लिक का। भीषण गर्मी के बीच आप दिल्ली में बूंद बूंद पानी के राजनीतिक झगड़े की खबरें देख और सुन रहे होंगे। लेकिन इसी बीच जब लखनऊ की कुकरेल नदी को मुक्त कराया गया तो इसमें कम्युनल एंगल ढूंढने की बेवजह कोशिशें की गई हैं। अविरल निर्मल कुकरेल नदी नाम की ये एक सर्वे में कहा गया था कि ये एक जीवित नदी है। इसका अधिकतम बहाव 1700 क्यूसेक और मिनिमम फ्लो 120 क्यूसेक है। मुक्त हुए कुकरेल रिवर फ्रंट पर गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर इको टूरिज्म हब बनाने का प्लान भी है। वहां देश का पहला नाइट सफारी भी बन सकता है। लखनऊ का जू वहां लाया जा सकता है। इस बीच योगी सरकार वाराणसी, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे जिलों में भी मास्टर प्लान 2031 के तहत रिवर फ्रंट के अतिक्रमण हटाने का प्लान बना रही है। लेकिन ये सब कुछ राजनीति के लिए बस नजरअंदाज किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए कि योगी का बुलडोजर एक्शन कैसे एक समान है, जबकि उसमें हिंदू मुसलमान का नैरेटिव ढूंढा गया है और डाला गया। लखनऊ के अकबर नगर में चल रही यूपी के अब तक सबसे बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत
धर्म स्थल को जमींदोज किया गया। बीती रात राज्य सरकार ने, लखनऊ जिला प्रशासन ने बैरिकेटिंग करके यहां पर आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया और सबसे पहले जो 2 मस्जिद बनी थी उनको जमींदोज किया गया। सामने मलबा नजर आएगा, एक मदरसा भी इनके बगल में बना था, उस मदरसे को भी जमींदोज किया गया है। अकबर नगर में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कम से कम धर्म के आधार पर तो उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो ये मंदिर उसके दायरे में नहीं होता। सड़क किनारे मंदिर बना हुआ है, बालाजी कृपा मंदिर है, शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है, पीछे भगवान बालाजी और प्रभु श्री राम का राम दरबार भी है, लेकिन दायरे में ये भी है। तो बिना किसी भेदभाव के, बिना ये सोचे कि ये घर हिंदू का है मुस्लिम का है, अगर अवैध रूप से कोई बसा है तो एक्शन उस पर लिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर 2017 से ही चल रहा है, बिना भेदभाव के चल रहा है और योगी की देखा देखी अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन चर्चा में है। 15 जून को मध्य प्रदेश के मंडला में 11 घरों पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर बने ये अवैध घर उन लोगों के थे जिन पर पशु तस्करी का आरोप है। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी को यहां भी मुसलमान टारगेटेड ही नजर आ रहा है। उन्होंने एक्स पर कहा 2015 में अखलाक में फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। ना जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। नाइंसाफी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं, कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है वो क्यों चुप है? ओवैसी साहब के अपने तर्क हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी बुलडोजर एक्शन अदालत की स्क्रूटिनी के ऊपर नहीं होता। मैं ये भी बता दूं कि यूपी में आज ही योगी सरकार के बुलडोजर ने कन्नौज में नेशनल हाईवे 34 पर बनी 12 दुकानों को गिराया है। मुआवजा लेने के बावजूद दुकानदार हाई कोर्ट चले गए थे, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। यहां भी बुलडोजर एक्शन में ना हिंदू था ना मुसलमान। आज ही जयपुर में भी बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण गिराए गए हैं। यहां भी कार्रवाई बिना भेदभाव की हुई है, लेकिन राजनीति जो ना कराए वो थोड़ा। इसलिए मुस्लिमों का एक तबका अकबर नगर और मंडला जैसे बुलडोजर एक्शन को खुद पर हमला मनाने लगा है। सुनिए अकबर नगर मामले पर एक मुस्लिम संगठन के नेता का ये बयान। ये काम पूरी दुनिया में शायद नहीं हुआ, पहली मर्तबा सिर्फ ये योगी जी कर रहे हैं कि वो बिल्कुल कतई तौर पर एकतरफा तौर पर कार्रवाई करके मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं, खुली मुस्लिम दुश्मनी के मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीजें और जगह भी चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां मुस्लिम आबादी है उनको अवैध कह दिया जाए। अवैध किसे कहते हैं? अवैध तो खुद उनका वजूद है, अवैध चीफ मिनिस्टर हैं ये। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या मोदी और योगी चुनावी नतीजों का बदला बुलडोजर से ले रहे हैं? विपक्ष के आरोप क्या टिकते हैं? अगर योगी और मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री अवैध निर्माण पर सख्त हैं, तो क्या विपक्ष को वोट बैंक का डर लग रहा है? बिना भेदभाव अकबर नगर जैसा अतिक्रमण हटने से अगर नदी बच रही है तो फिर विरोध क्यों है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मेरे साथ स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी स्टूडियो में, दूसरी तरफ मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्टूडियो में, कमरुज़मान चौधरी राजनीतिक विशेषज्ञ और कांग्रेस के नेता हैं और वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो राजकुमार भाटी जी मैं पूछूंगी, आप दिल्ली में हाल देख रहे हैं और आज दुनिया में पर्यावरण का जो हाल है वो देख रहे हैं और जिस मामले में आज सब विपक्ष के नेता, सब पार्टियां उतरी हुई हैं,
वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके तहत देखा गया है, स्क्रूटिनी हो चुकी है। आप चाहते हैं कि नदियां उजड़ जाएं, सूख जाएं, अतिक्रमण चलता रहे और पर्यावरण इसी तरह से 48 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर करता रहे? क्या हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए सिवाय इसके कि हम कम्युनल एजेंडा है कि सेक्युलर एजेंडा है, इसका डिबेट करें और कहीं ना कहीं हर चीज में वोट बैंक की राजनीति ले आए? नहीं, मैं इसका कम्युनल एजेंडा के तौर पे तो नहीं लूँगा इसे, लेकिन ऐसी घटनाओं पर हम टिप्पणी करना हमारा जो है इस दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किस तरफ खड़े हैं, कि क्या सोच रहे हैं। हम गरीब लोगों को उजाड़ना, किसी के घर गिरा देना, परिवार को बेघर कर देना, उनकी छत छीन लेना, खुले आसमान के नीचे छोड़ देना उन्हें, अगर ये जायज़ है, अगर ये ठीक लगता है पर्यावरण के नाम पर या चिड़ियाघर बनाने के नाम पर या जानवर आएंगे वहाँ नाइट सफारी बनेगी, तो फिर तो हम 100 तर्क दे सकते हैं। ये जो आपने अभी दिल्ली का जिक्र किया, जहाँ हम बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं इस नोएडा में, और मैं क्योंकि नोएडा का मूल निवासी हूँ, मैंने नोएडा बसते हुए देखा है। जब यहाँ जंगल होते थे, यमुना पर कोई पुल भी नहीं होता था, यहाँ रास्ता गाड़ी आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, तब से हम इस नोएडा को देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा बुलडोजर का शिकार ये नोएडा में हुए हैं लोग, और ज़्यादातर यहाँ के मूल निवासी हुए हैं। आज आप गाड़ी उठा के चलिए, अपने रिपोर्टर से कहिए यहाँ से नोएडा से और ग्रेटर नोएडा तक, जेवर एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है वहाँ तक अपनी गाड़ी घुमा के आए, कम से कम 100 जगह अवैध कॉलोनियाँ बस रही हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, सरकारी ज़मीनों को घेर कर लेंटर पड़ रहे हैं, दीवारें खड़ी हो रही हैं, और वहाँ से तमाम अधिकारी निकलते हैं, पुलिस के भी, प्रशासन के भी, नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भी, सब अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें मोटा पैसा पहुँचता है भूमाफियाओं का, और जो बिल्डर हैं जो अवैध कॉलोनी काटते हैं उनसे मोटा पैसा पहुँचाया जाता है। जब इनमें गरीब लोग बस जाएंगे, जब ये परिवार रहने लगेंगे, तब इनके बुलडोजर निकलेंगे, उन्हें गिराएंगे और उन्हें बेघर कर देंगे। ये जो जिस अकबर नगर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ 40, 30, 20 साल लगभग पुराने मकान हैं और लगभग 1400-1500 मकान में तोड़े गए हैं। 50,000 लोग उनमें रह रहे थे, उनके राशन कार्ड हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम हैं, उनके घर पे बिजली के कनेक्शन हैं, वहाँ सड़कें और नालियाँ सरकारी फंड से बनाई गई हैं, विधायकों और सांसदों की निधि से बनाई गई हैं। राजनाथ सिंह जी के कई वहाँ शिलान्यास के पत्थर लगे हुए हैं उस कॉलोनी में, जो उनकी निधि से वहाँ पर सड़कें और नालियाँ बनाई गई हैं। तब तो ये वैध थे, नगर निगम के अधिकारी आंखें मीचे रहे, वो पैसे खाते रहे। अगर ये अवैध थे तो उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाए, उन जनप्रतिनिधियों को भी जेल भेजा जाए जिन्होंने वहाँ सड़कें बनाई, नालियाँ बनाई। आज हमने 50,000 लोगों को बेघर कर दिया, और हम इतने निर्दयी हैं, इतना रहम हमारे दिल में, इतनी दया नहीं है कि हम उनके सहानुभूति में 2 आंसू निकाल सकें। हम उसे लंबी चौड़ी बातें करके पर्यावरण के नारे दे। पर्यावरण क्या इसी से बचेगा? गरीबों को उजाड़ा जाए, इन नदियों को, नदी जगह जगह अतिक्रमण हो रहा नदियों में, ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसी की भी सरकार रही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। चलिए, क्या सरकार प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? सरकारें, प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ कुछ रोकने की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो सकता है। सवाल इस वक्त इमोशंस का है, सवाल इस वक्त सेंसिटिविटी का है, या सवाल लीगल इलीगल का है, कानूनी क्या है, गैर कानूनी क्या है? और ये भी सवाल शहजाद पूनावाला एक जायज सवाल है कि जब ये पनपती हैं कॉलोनियां, तब हमारे अधिकारी कहाँ होते हैं? जब हटाना होता है तो कहीं ना कहीं परिवार तो बर्बाद होते हैं। इन सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जिस पार्टी ने एक समय पर 2012 में मुस्लिम आतंकियों को छुड़वाने की बात की थी, अगर आज वो धार्मिक एंगल नहीं पकड़ रहा है इस पूरे विषय में, तो मुझे लगता है कितना बड़ा परिवर्तन आया। भाटी जी का मैं स्वागत करता हूं कि उनकी सोच परिवर्तित हुई है। परंतु देखिए, भाटी जी ने कहा कि ये तो गरीबों का विषय है, बिल्कुल सही कहा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गरीब विरोधी है जब उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटना चाहिए? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जब मुख्तार, अतीक, इनकी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाकर उनकी प्रॉपर्टी को गरीबों में बांटा गया, या 3.5-4 करोड़ आवास गरीबों के बनाए गए, तो उसका विरोध किसने किया? एक या दूसरा कारण पकड़कर। तो ये वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने एक गरीब का घर नहीं बनाया। तीसरी बात, आज बात कौन कर रहा है गरीबों को उजाड़ने की? जिन्होंने तुर्कमान गेट में क्या किया था, 400 लोगों को मार दिया था, और क्या क्या नहीं किया था, उनके साथ बैठकर यहां पर उपदेश दिया जा रहा है। आगे चौथी बात, अभी देखिए, अभी उन्होंने कहा 50 साल से ये लोग बसे हुए हैं,
तो 50 साल पहले जिन अधिकारियों ने और पॉलिटिशियंस ने बिठाया होगा, बसाया होगा, उनके ऊपर आज कार्रवाई कैसे की जा सकती है? तो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। 50 साल से है ना ये, अभी इन्होंने कहा। तो 50 साल पहले वाले जिन्होंने काम किए हैं उनसे आपने गठबंधन क्यों किया है? उनसे आप पूछिए सवाल। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1800 एप्लीकेशन है। अगर बदले की भावना से होती तो उसमें से 1100 तो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है, मतलब कि उनको या तो घर या तो उनके लिए व्यवस्था, और 700 अंडर कंसिडरेशन है। मतलब कि मोदी और योगी जो है वो तो उनको अच्छी जगह पर ले जा रहे हैं। परंतु मेरा एक आखिरी सवाल है कि बस इतना सा बता दीजिए कि आज जब कांग्रेस पार्टी झूठ की राजनीति करती है, लूट की राजनीति करती है, आपने गरीबों की बात की, गरीबों पर सबसे ज्यादा मार कर्नाटका ने किया जब उन्होंने डीजल, पेट्रोल और पानी के और दूध के दाम बढ़ा दिए। आपने गरीबों की बात की, 1-1 लाख रुपए गरीब मांग रहा है। याद है नाविका जी, आपने ही, आपके चैनल ने वीडियो दिखाया, 1 लाख रुपए 1 वोट के बदले में देंगे। राहुल गांधी ने, आज उनका बर्थडे भी है, उन्होंने कहा था। तो अब गरीबों के लिए, मैं भाटी जी को मेरे 10 सेकंड दे रहा हूं, गरीबों के लिए मांग कीजिए कि किसानों की कमर तोड़ने वाली महंगाई और 1 लाख रुपए का जो चूना लगाया है कांग्रेस ने, उस पर बोलिए। मेरे पूरे वक्तव्य में मैं नाविका जी केवल 10 ही सेकंड लूंगा, उन्होंने 10 सेकंड आपकी अनुमति से दे दिए हैं। मेरे पूरे वक्तव्य में ना तो आपको सांप्रदायिक एंगल मिलेगा, हिंदू मुस्लिम मिलेगा, ना पार्टी एंगल मिलेगा। मैंने कह दिया कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मैंने मानवीय दृष्टिकोण की बात की है। शहजाद पूनावाला के पूरे वक्तव्य में या तो हिंदू मुसलमान है या पार्टियां हैं। तो ऐसे मुद्दों पे कम से कम कुछ तो मुद्दे ऐसे रखो जिन पर राजनीति ना की जाए। हर मुद्दे पे वोट मांगोगे? किसानों पे बस मुझे इतना ही कहना था। पेट्रोल डीजल का ये मानवीय मुद्दा है, ये पार्टी का मुद्दा है? बात का तोड़फोड़ की हो रही है। जो लखनऊ में पेट्रोल पानी के 50,000 लोग बेघर किए गए हैं, बात उनकी हो रही है। भाटी जी, खींच के ले जा रहे हैं उसे, राजनीति नहीं देखा। आज पहली बार राजनीति आप खींच के ले जा रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आईपी सिंह जी आप ही के नेता है ना? बोले उनका ट्वीट में पढ़ देती हूँ। योगी सरकार को असल चिढ़ तो मस्जिद से है, काश अवैध मठ मंदिरों पर भी बुलडोजर चलता। ये उनका ट्वीट है और मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि आप पार्टी के ऊपर हों, राजनीति के ऊपर हों, ये आप यहाँ बैठकर कह सकते हैं, लेकिन असलियतें आजकल सोशल मीडिया पर यूं फैक्ट चेक हो जाती हैं। तो ये जो आपने कहा कभी आप तो मानवीय ऊपर हो गए, भाई बहुत सब ऊपर उठे, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि मानवीय तरीके से सोचना चाहिए, पर कोई सोचता नहीं है। हर चीज राजनीति का मुद्दा होता है। लेकिन कमरुज़्ज़मान चौधरी से पूछ लेते हैं। मुझे कम से कम इसका जवाब देने का आपने आरोप लगाया, एक सीधे आरोप नहीं, मैंने तो बस उनकी ट्वीट पढ़ के। ये तो योगी आदित्यनाथ जी की पहचान बन चुकी है। धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर सारे एक्शन लेते हैं। उनकी हर गतिविधि, चाहे सरकारी नौकरियों की भर्ती हो, चाहे कोई विकास कार्य हो, चाहे कहीं तोड़फोड़ करनी हो, चाहे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, माफिया भी चुन चुन के वो कुछ जातियों के माफियाओं को बचाते हैं, कुछ जाति के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन मुझे वारिस पठान जी आपसे पूछना है। अब आप एडवोकेट हैं और बैरिस्टर साहब लिखते हैं कि ये मुसलमानों से बदला है। अब मुझे ये समझा दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है चुनाव के दौरान, इंतजार होता है चुनाव के बाद का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब एडवोकेट साहब, बैरिस्टर साहब से पूछ के मुझे बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट माना जाए तो ये बदला कैसे हो जाता है? और जब मस्जिद, मदरसे और हिंदुओं के मंदिर और घरों पर एक तरीके से अतिक्रमण पर एक्शन होता है, बुलडोजर चलता है, तो मुझे ये बता दीजिए ये सिर्फ मुसलमानों से बदला क्यों होता है? कभी कह देते कि हिंदुओं से भी बदला है। ठीक है, लेकिन नाविका जी, जिंदगी बीत जाती है एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। एक इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है नाविका जी, तब जाके अपनी छत बनाता है और आप आके सीधा उसको बुलडोजर से उड़ा देते हो। 50-50 साल से वहां पर लोग रह रहे थे, अपना व्यवसाय था, कितने लोगों का, सबके पास पेपर है, डॉक्यूमेंट है, कागज है, उसके बावजूद सरकार उन पर तरस नहीं खाती, तोड़ देती। अगर इलीगल अतिक्रमण था, इलीगल एनक्रोचमेंट था, तो इतने सालों से सरकार क्या कर रही थी, क्यों सो रहे थे? अच्छा, बात ये नहीं, मंडला के अंदर एमपी में क्या हुआ है, वहां पर
11 घरों को तोड़ दिया गया सिर्फ एक शक की बुनियाद पे कि वो मुसलमानों के घर थे, उसमें से बीफ मिला, ये शक था। तो हमने तो यही कहा ना कि चुनाव के पहले भी यही हुआ था कि इखलाक के घर के अंदर फ्रिज के अंदर इनको शक आया कि कुछ मिल गया और जाके उसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया। तो अभी भी यही चल रहा है। पहले वो लोग आते थे पूरे के पूरे गैंग के अंदर एक को मार देते थे, अब यहां पर पुलिस आ रही है, सबको आके एक साथ मुसलमानों के घरों को उजाड़ देते हैं। अब ये नफरत की जो राजनीति फैली है देश में, ये 10 बरस में जो मोदी सरकार थी ना उसने फैलाई है, जिसका नतीजा मैं आज आपको उदाहरण भी एक देना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर एक जावेद नाम के लड़के ने, नविका जी, एक व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रखा कुर्बानी का। अगर वो इलीगल है, खराब है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो बिल्कुल गलत बात है, वैसा नहीं करना चाहिए। मगर हिंदुत्ववादी संगठन ने क्या किया, वहां पर जाकर पुलिस के सामने सब खड़े हुए। अच्छा, वहां पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वहां पर है, उसके सामने उसकी दुकान को तहस महस कर दिया, उसके पूरे उठा के फेंक दिए। तो ये नफरत का किसने बीज बोया? क्या किसने इनके दिमाग में ये जहर डाला कि अगर आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस दिख गया आप जाके उसका ही उखाड़ दो? जनता, जब जेडीयू जो बीजेपी का एक सहयोगी है एनडीए के अंदर, अभी इसके साथ है नीतीश जी का, उनका सांसद खड़े रहकर माइक के ऊपर बोलता है जिसका वोट खटाखट उसका काम फटाफट। उन्होंने क्या कहा कि मुझे मुसलमानों ने और यादवों ने वोट नहीं दिया, मैं उनका काम नहीं करूंगा, आओ मेरे पास चाय पियो और निकल जाओ, काम नहीं करूंगा मैं। तो ये मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात है क्या? वारिस पठान जी, दो चीजें आपको करेक्ट कर दूं, आपने कहा उम्र बीत जाती है मकान बनाने में। मैं आपको बता दूं इन सबके सर पर छतें दी गई हैं। बसंत कुंज लखनऊ हरदोई रोड पर एक पूरी कॉलोनी बसाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 1200 लोगों को घर मिल गए हैं। तो छत और ये आपको मैं विजुअल्स दिखा रही हूं, ये घर दिए गए हैं लोगों को। तो किसी ने मानवता की दृष्टि से किसी को सड़क पर नहीं किया, रिहैबिलिटेशन का काम किया। और दूसरी बात आपने हरियाणा की कही, मैं फैक्ट चेक कर दूं, हरियाणा की बात नहीं थी, हिमाचल की थी। ऐसा है, आपको अगर कोर्ट के ऑर्डर्स पर विश्वास नहीं है और आप कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे, आप कह रहे हैं लोगों के पास दस्तावेज है, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्ट से आपकी इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स में फैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने दोस्त फैक्ट से, और जो हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं वो फैक्ट होते हैं। मैं आपकी इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वारिस पठान जी, मैं करेक्ट तो करने दो मुझे। अरे आप हर्षवर्धन त्रिपाठी के साथ आप उनको 10 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे करेक्ट करने दीजिए। मेरे मुंह से हिमाचल निकला, घटना हरियाणा की थी, लेकिन शहजाद पूनावाला की हिपोक्रेसी देखिए। वो बोलेंगे मुझे जेडीयू का संसद में क्या बोला नहीं मालूम है, हरियाणा में क्या वो नहीं मालूम, क्योंकि हर्षवर्धन जी 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जवाब ये ट्विटर पे रहते हैं। अब आपने सवाल, हम भी, मैं भी किसी का इस तरह का वाकया बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती। पहले तो अब जवाब तो सुन लीजिए हुजूर, जवाब सुन लीजिए। मुझे बोलने नहीं दिया, मेरा सवाल ही नहीं किया तो जवाब किस बात का? अरे आपने बोल दिया भाई, आप समझ गए। आप बोलने दे रहे हो, आपको बोलने ही नहीं दिया। पूनावाला क्या? नहीं, मैं शहजाद पूनावाला की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने दो ना मुझे। 10 अरे अभी आपने बोला कि जवाब दो, अब फिर से लंबा वो बोलते हैं कि हरियाणा में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, वो बोलते हैं जेडीयू के अंदर क्या हुआ, चलिए मैं बोल क्या बोला मुझे नहीं मालूम। अरे मुझे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे ट्विटर पे रहते हैं। अभी 9 बजे का भांडा फोड़ूंगा, अभी 3 बजे का भांडा फोड़ूंगा, ट्विटर पे दिन भर। प्रियंका वाड्रा के भांडा फोड़ने से आप क्यों इतना परेशान हो गए भाई? आज सुबह फोड़ा है और अच्छा फोड़ा है, उनकी झूठ की फैक्ट्री दिखा दी मैंने, झूठ की दुकान। आपको कांग्रेस के लिए क्यों इतना पीड़ा हो रहा है? वारिस पठान जी, तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा पानी पी लीजिए। अब जवाब दे रहे हैं शहजाद भाई। देखिए वारिस पठान जी, अगर आपका फैक्ट के साथ की बात पे और अरे भाई अब लंबा कितना भाषण, यहाँ पे तकरीर नहीं चल रही ना भाई। ऐसा है, आपका फैक्ट के साथ इतना रिलेशन है तो आप बता दीजिए दुनिया गोल है दुनिया चपटी है? अब बोलूंगा तो आप फंस जाएंगे, छोड़ दीजिए ना, इन चीजों में मत जाइए। फैक्ट के साथ आपका कितना रिश्ता है हमको भी पता है, आपको भी पता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए मैं 2 बातें कहता हूं। मैंने तो पूरी डिबेट में एम फॉर महंगाई की बात की,
इस डिबेट में पर तीनों लोग जो कांग्रेस के हैं और समाजवादी के और वारिस पठान हैं, वो तीनों लोग एम फॉर मुस्लिम पे ही लटके हुए हैं। दूसरी बात, मैं तो कमरुज़्ज़मान चौधरी को तो बख्श दीजिए, बोले भी नहीं है अब तक, उनके बोले भी नहीं है, आपने पहले ही उन्हें गिल्टी ठहरा दिया है। उनके तो आप देख लेना, मैं सही साबित होऊंगा। जैसे प्रियंका को एक्सपोज किया वैसे कमरू को भी एक्सपोज कर दिया है। और दूसरी बात, जेडीयू के एमपी ने जो कहा कि मैं फलाना के लिए काम नहीं करूंगा, चलिए इनको बड़ा बुरा लगा, चलिए एक प्रस्ताव पारित कीजिए कि एमआईएम में जो एम मुस्लिमीन का है वो हटा देंगे, इंडियन कर देंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल भारतीय कर दो। अरे पार्टी का नाम मुस्लिमीन के साथ है, मतलब ओनली फॉर मुस्लिम, और वो दूसरों को सिखा रहे हैं, वो दूसरों को सिखा रहे हैं। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं वारिस भाई। ये हिपोक्रेसी होती है कि मैं गणपति बाप्पा मौर्य बोलूं तो फतवा जारी हो जाए। मोदी जी दो क्रेसिस पे खड़े हुए हैं, एक कभी भी गिर जाएगा तो वो तैयारी में बैठे क्या, कब मैं शिवसेना को साथ में तड़प रहे हैं मेरे दोस्त लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, तड़प रहे कब आ जाओ शिवसेना को ले लेंगे, बोल नहीं सकते। तो क्या है, और हमको तो फख्र है कि हम मजलिस हैदराबाद जीते हैं भाई, फख्र है हमारी पार्टी के नाम पर। आप हैदराबाद जीते हैं, इसलिए कांग्रेस को बोल नहीं पा रहे महंगाई पर, इसलिए कांग्रेस को बोल नहीं पा रहे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा दिखने लग गया आपको। हम तो कांग्रेस को क्या, कांग्रेस को बोल नहीं पा रहे क्योंकि कांग्रेस की बिरयानी का एड्रेस मुझे दे दो, मेरे को 15 लाख आपसे लेना है। मोदी जी ने बोला 15 लाख दूंगा, कांग्रेस ने बोला 1000 दूंगा। अब आपका फिर शुरू हो गया फ्लैशबैक। लेकिन सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी, बहुत जो गारंटी थी सारी गारंटी पूरी करो। अरे तो 14 की गारंटी 19 में पूरी, एक मिनट अभी दी है भैया, मेरा शो है, मैं ही पूछ लूं एक सवाल अगर इजाजत हो तो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे सवाल छोटा सा पूछना चाहती हूँ भाई, अतिक्रमण है, अनलॉफुल है, पेपर नहीं है, मामला हाईकोर्ट जाता है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, वर्डिक्ट आता है, उसके बाद नोटिस होते हैं। और मैं आपको यहाँ दिखा दूं, सोशल मीडिया पर कई बार लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लोगों के लिए शिविर लगाए हैं। ये सारे उनके सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट है कि आइए शिविर में और अपने अपने रजिस्ट्री करिए और अपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान है वो ले लीजिए, आवास ले लीजिए। लेकिन ये सब करने के बाद भी, और पर्यावरण का हाल है उसकी बात करो तो कहते हैं मानवता कहाँ चली गई। अरे नदी में पानी आएगा तो ये मानवता का सिलसिला है, या अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें तब मानवता का सिलसिला होगा? ये आर्ग्यूमेंट क्या है? लेकिन नविका जी, सबसे पहले तो ये कि भाटी जी ने जो शुरुआती टिप्पणी की थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि वो उसी पे रहेंगे। और हालांकि जब नोएडा की बात की तो मैं जो उम्मीद कर रहा था वो नहीं बोले, ये ऐसा क्यों किया इन्होंने पता नहीं। हिंडन पूरी अतिक्रमण से ग्रसित है, पूरी हिंडन जो एफएनजी है उसके बगल बगल अगर आप जाएंगे तो बाकायदा वहाँ बोर्ड लगा हुआ है और अतिक्रमण से ग्रसित है। और वो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, कब कब किन सरकारों में हुआ वो भाटी जी मुझसे बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि भाटी जी यहीं के हैं, हम तो कुछ साल होंगे, 1.5 दशक से कुछ अधिक हो गए होंगे। अब सवाल कुकरेल नदी के उस इलाके पर है जो नदी का हिस्सा था जहां लोगों ने अतिक्रमण करके बना लिया। इसकी शुरुआत कभी तो हुई होगी। और आज योगी आदित्यनाथ की सरकार को या नरेंद्र मोदी को अगर अमानवीय कहा जा रहा है, ये भाटी जी के शब्द थे कि मानवीय आधार पर तो बोलिए, मैं कह रहा हूं इस देश की हर सरकार को ऐसे ही अमानवीय होना चाहिए। कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिए। कहीं भी इस तरह से घिनौने तरीके से, स्तरहीन तरीके से, जीवन में जिनके कोई रस रंग नहीं रह गया है, ऐसे कोई भारतीय रहे इस तरह से बस्तियों में, वो बहुत अच्छी बात है क्या? इस तरह का गेटोइजेशन कभी देश को आगे नहीं ले जा सकता। और टाइम्स नाउ में इस वक्त जो आपने अभी नवभारत की स्क्रीन पर जो घर दिखाए थे, मैं कहता हूं वही बड़ा दिखाइए। ये होना चाहिए देश के हर व्यक्ति को मिलने वाला घर जो गरीब भी है। पहली बार मैं ये होता हुआ दिख रहा हूं, वरना मैंने ढेर सारी सरकारों में देखा है, अगर कभी कुछ टूटता था ना, गरीब अपना चूल्हा, वो मिट्टी के तेल वाला होता था तब, केरोसिन वाला, वो चूल्हा, वो गद्दा, फटा हुआ चद्दर, बच्चे की कॉपी किताब, वो लेके भागता था और उसको कुछ नहीं मिलता था। और वो पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस तरह का सुंदर घर जिसको सचमुच बनाने में लोगों का जीवन चला जाता है। वारिस पठान ने शेर तो बोल दिया, उन्होंने शायद ये घर देखा नहीं था, तैयारी करके आना चाहिए कम से कम ऐसी डिबेट में बातचीत करते हुए। और मैं फिर कह रहा हूं, कहीं भी आप अतिक्रमण वाली जमीन खरीद रहे हैं तो गलत है। और एक बात से मैं जरूर सहमत हूं,
हर वो अधिकारी जो ऐसी बस्ती बनने में मदद करता है, हर वो नेता जो ऐसी बस्ती बनने में मदद करता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसका तरीका क्या होगा ये जरूर कठिन है। बिल्कुल, लेकिन मैं कमरुज़मान चौधरी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये एक दिन में तो नहीं होता, ये अतिक्रमण सालों साल चलता रहता है। तो अगर आप ढूंढने चलेंगे किस सरकार में, किस अफसर, किस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये हुआ था, तो हिस्टोरिकली आप चलते जाइए। लेकिन एक समय आता है जब आपको तय करना होता है कि अब यहां चलने की जगह खत्म हो रही है, यहां से जिंदगी आगे नहीं चल पड़ेगी। और ये बात जयपुर में हुई है, वहां पर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, वहां भी कोर्ट में पूरी प्रोसेस हुआ है, पूरा प्रोसीजर हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं, हर चीज को राजनीतिक चश्मों से देखना क्या सही है? हर चीज में एक कम्युनल एंगल, एक सांप्रदायिक एंगल ढूंढना क्या सही है? और अगर यहां नोटिस दिए गए, रिहैबिलिटेशन किया गया, रजिस्ट्री करके लोगों को आवास दिए गए, इस पर भी अगर हम कहें कि ये बदले की राजनीति है, ये जून 4 के बाद, अरे भाई जून 4 को क्या हुआ? आप जहां थे वहां रह गए और जहां मोदी थे वो वहां रह गए, तो जून 4 में बदला क्या? लेकिन बदले हैं तो सुर बदले हैं, बदले हैं तो एक दूसरे के जो आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो बदले हैं। कमरुज़मान चौधरी। नाविका जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट में बोल रहा हूं, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मेरे को समझाने के लिए। पहली बात तो ये है, आप ही के गवर्नमेंट के सर्वे शहजाद जी, गुजरात में किया गया सर्वे में उठ कर आया लगभग 34 लाख घरों में 95% घर अवैध है, यानी कि इलीगल है। ये हमने नहीं बोला, 2022 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का सर्वे, और उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हो पूरा हिंदुस्तान में, लगभग 80% घर म्युनिसिपैलिटीज या टाउन नगर पालिका के इलाका में सारे के सारे अवैध है। इसका वजह एक नहीं है, हजारों वजह हो सकता है। बस्तियों से, गांव देहात से माइग्रेशन होकर शहर में आना, इलीगल झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में बस जाना, एकमात्र कारण है गरीबी से बचना। और इंदिरा गांधी जी ने जब आवाज उठाया था गरीबी हटाओ, वही नरेंद्र मोदी और योगी सरकार क्या लाए हैं यहाँ पे? गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये अमीरों का सरकार, ये अमीरों के लिए सरकार और ये अमीरों से सरकार है। इसका वजह ये नहीं है कि ये जो है कि अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाएंगे कि भाई ये तो मेरा जमीन है और इसको जो है कि अतिक्रमण हो रखा है, इसको मुक्त किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में और तो कोई चारा नहीं है। उसके पास सिर्फ आर्टिकल 21 है, जिसका तहत वो देखती है कि इन लोगों को, विस्थापितों को घर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये बात सही है कि सबको जो अकबर नगर से शिफ्ट किया जा रहा है, सबको हो सकता है कि आज नहीं तो 6 महीना के बाद में घर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आता है, मेरा याद में आ रहा है गुजरात बोल रहा हूँ, हरियाणा कोर्ट का एक ऑर्डर, हाई कोर्ट का एक टिप्पणी, जिसमें बोला गया था कि नूह के दंगों के बाद में जिस तरह से वहां पे बुलडोजर एक्शन किया गया, उसी उच्च न्यायालय हरियाणा के एक टिप्पणी किया था कि ये सही में क्या एथनिक क्लिंसिंग है, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ क्या ये एक्शन है, क्या अतिक्रमण हटाने के लिए हो रहा है। अगर असम में ये घटना घट रहा है, मध्य प्रदेश में घट रहा है, या तो फिर कानपुर में अफरीन फातिमा का घर में हो रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साजिश के तहत हो रहा है। बात अगर अकबर नगर की है तो हम ले आएंगे आसाम, हम ले आएंगे नूह, हम ले आएंगे हरियाणा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। सिर्फ एक लाइन बोल दूं, देखिए कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि ठीक है चुनाव हो गए, गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ, ये नारा क्या किया कांग्रेस की सरकारों ने सब जानते हैं, और वो तो आपके सहयोगी जो समाजवादी पार्टी वो भी नहीं मानेगी। लेकिन गरीबी अगर इस तरह से हट रही जैसे नरेंद्र मोदी हटा रहे हैं, तो फिर तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि देश में कहीं झुग्गी झोपड़ी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से वो लोग रहते हैं, वो जीवन स्तर भारत में किसी को मिले ये नहीं होना चाहिए, उससे बचना चाहिए। कांग्रेस यही करती रही, अच्छा है कि वो बदल रहा है। मैं अपनी भाटी जी। नहीं, ये जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी नहीं होनी चाहिए, हम भी आज झुग्गी झोपड़ी भी, और इन जो शहर बस रहे हैं जैसे दिल्ली बढ़ रही है, उनमें जो लोग ज़्यादातर लोग रह रहे हैं वो ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं कि जहाँ पशुओं की तरह, बिल्कुल नरक में रह रहे हैं वो। तो किसी को शौक तो है
है नहीं इतनी इस गंदगी में रहने का। जो आपने नाविका जी सवाल उठाया पर्यावरण का और विकास का, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इससे भी गंभीर अगर हम और गहरा सवाल उठाएं तो सरकारों ने गांवों में विकास नहीं किया है, गांवों में सुविधाएं नहीं दी हैं, इसलिए लोग गांव छोड़ छोड़ के महानगरों की तरफ आ रहे हैं और सरकारें महानगरों में भी घर देने में अक्षम हैं, इसलिए अवैध घर बन रहे हैं और वो नारकीय जीवन जी रहे हैं। वहाँ न सफाई है, न उनके शिक्षा की व्यवस्था है। फिर तो बहुत सारे भाई हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, पर उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि भाटी जी ने नोएडा के बाद से जिक्र शुरू किया था, भाटी जी नोएडा में किसने अवैध कंस्ट्रक्शन कराया पता है आपको? 56,000 करोड़ का घोटाला सीएजी ने बताया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। ये सीएजी की रिपोर्ट आई थी नहीं आई थी? अब बताइए किसने किया? अभी आप कह रहे थे ना, तो आप मान रहे ना, स्वीकार रहे कि आपके नेताओं ने किया। हमारे नेता तो 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए। अब कमरुज़्ज़मान चौधरी बताइए कि आपने गरीबी हटाने के लिए कितने घर बनाए? हमारे नेता ने तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। कमरुज़्ज़मान चौधरी आप गिनवा दीजिए कि कितने गरीबों को आपने निकाला मनमोहन सिंह के जमाने में। आंकड़ों से बात कर लेते हैं, मैं फिर देखते हैं कि कौन गरीबी हटाओ का नारा देता था और कौन गरीबी हटा रहा था। आखिरी बात, अरे भाई मेरा बात तो सुन लो, जवाब तो आखिरी बात, और पब्लिक के सवाल भी हैं, पब्लिक के सवाल भी हैं। मैं आ रही हूँ कमरू जी। आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता, पर ये अतिक्रमण का जाकर ढूंढ ढूंढ के ये लोग धर्म कैसे निकाल लेते हैं। यहां पर मंदिर और मस्जिद दोनों हटाए गए, पर ये कह रहे एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है। ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की तरह। मैं कमरुज़्ज़मान चौधरी इस पर आपका जवाब चाहती हूं। हरियाणा कोर्ट आपने एथनिक क्लेंजिंग और हरियाणा के कोर्ट के ऑब्जर्वेशन उठाया, और यहां पर जहां मंदिर और मस्जिद अगर दोनों गिरे हैं उस पर आप चुप क्यों हैं? हटाए गए, गिरे नहीं है, हटाए गए। एक तरह से कहें तो जहर फैलाने की यही तो कोशिश है ना, आप कहीं का संदर्भ उठा के कहीं ला रहे हैं। नाविका जी, ये सीधे सबसे बड़ा चीज आप डेफिनेशन ऑफ एथनिक क्लींसिंग नरेंद्र मोदी सरकार के टाइम में समझा कीजिए। ये सवाल मेरे से आप जवाब देने दीजिए। किसी और चीज में क्लींसिंग का मतलब क्या होता है? एक सेकंड नहीं, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, जलगांव, दिल्ली, कब क्लास को बना दिया गया हिंदुस्तान में? जब 12,000 है अदानी अंबानी क्लास, 3,500 सिक्कों को काटा गया। मुजफ्फरनगर दंगल भाटी जी के और मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ। सफर बोल रहे भाई साहब, वो है 2 क्लास स्टेटमेंट। गरीबों को हटाओ, एक मुझे गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ बताइए, जहां पर 1,000 2,000 लोग काटे गए, उनका घर छीन लो, एक बता दीजिए, उनका नौकरी छीन लो। माफ कीजिए, मैं सिर्फ कानूनी प्रक्रिया, या तो आप कह दीजिए कि पार्लियामेंट बंद कर देना चाहिए, लॉ मेकर्स होने नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ मेकर्स अगर बना रहे हैं लॉज और उनको इंप्लीमेंट ना किया जाए तो वारिस पठान, लॉ बनाने के लिए लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं? किसी को यहां पर कानून तो फॉलो करना नहीं है। नहीं, देखिए कानून फॉलो करते हैं सब, मगर योगी जी नहीं फॉलो करते। योगी जी तो बुलडोजर ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो आपने हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एडवोकेट साहब बिना नोटिस के दिया, मार दिया। आफरीन फातिमा का जो घर को उजाड़ दिया वो तो बिना नोटिस का था, तो दूसरे के नाम पे था, उसके घर को उजाड़ दिया था। आप कहां हो? तो बुलडोजर का पॉलिसी पे देश नहीं चलता, देश संविधान से चलेगा, कानून से। अब बात नंबर 2, आपने एक बहुत अच्छी बात की नाविका जी के झोपड़े नहीं होने चाहिए, ऐसा इस तरह से लोग नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी को भी पसंद नहीं है कि उसके बूढ़े माँ बाप या वो खुद एक छोटे से झोपड़े के अंदर रहे जिसके अंदर सारी फैसिलिटी, नहाना धोना बाहर हो, किसको पसंद नहीं। लेकिन क्या किया जाए, देश का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। 85% वेल्थ अगर अपर कास्ट के पास चले गई है तो बेचारा गरीब तो गरीब ही रह जाएगा, अमीर तो अमीर होता जाएगा। अडानी अंबानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वाकई में अकबर नगर में जो लोग रह रहे थे इतने वर्षों से, जिनके व्यवसाय को, जिनके घरों को उजाड़ के फेंक दिया, उनको 100% फर्क पड़ने वाला है। या आपने मध्य प्रदेश के मंडला के अंदर जिन 11 मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा था कि जाकर किसी मुसलमानों के घर को तोड़ दो। आप जाकर सुप्रीम कोर्ट के इस पर नहीं हुआ था, वो वहां पे हुआ है सिर्फ इस शक की बुनियाद पर कि वहां पर उनके घर के अंदर इनको कुछ ऐसा लगा सस्पिशियस। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म पर कोई जजमेंट नहीं दिया, उन्होंने कहा अतिक्रमण और लॉज को फॉलो करो। केवल एक वाक्य,
केवल एक तो सबका टूटना चाहिए ना। पूरे देश के अंदर क्या अतिक्रमण खाली मुसलमानों के, जो 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, जिनके पास कागज से अकबर नगर में कहा मुसलमान, वहां हिंदू भी थे। अतिक्रमण का डिबेट है, अतिक्रमण को आप क्यों इस नजरिए से देख रहे हैं? एक उदाहरण नहीं है, बोलिए। ऐसा लाखों उदाहरण है देश भर में जहां पे पर्टिकुलर समुदाय नाविका, मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूं। अकबर नगर में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अकबर नगर को भी आप उसी तराजू में तोल रहे हैं। मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूं जो आप देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपने आंखें बंद की हुई हैं। हाँ नाविका, एक वाक्य अभी, क्योंकि वारिस पठान ने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया, बात की सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक समाप्त होकर कानून बनना चाहिए, उसके समर्थन में खिलाफ है। वारिस भाई देखो, गोल गोल जवाब। अरे अभी तक तो डाटा ही रिलीज नहीं कर रहा हो, कितना आदमी 3 तलाक से प्रभावित है। अब सुप्रीम कोर्ट कहां घुस गया? नहीं, वो तो अब संविधान की वो कॉपी लेकर नहीं घूमेंगे। नहीं, अरे भाई, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट अब गया। सबरीमाला में किसने नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? अमित शाह ने। तब क्यों नहीं कोर्ट करते आप? सुप्रीम कोर्ट की बात क्या अमित शाह ने माना था क्या? अरे आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं? मगर आप तो मानते हैं कि नहीं मानते? संविधान को नहीं मानते कि नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हो, किसी को नहीं मानते हो? यही आपकी अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारी चीजें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट का यूसीसी के विषय में भी कहा है, बोलिए यूसीसी मानते नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ ये कहा था कि घर इसका क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए गांव पे घर तोड़ने के लिए कहा कि उनके घर पे वहां पे पब्लिक के सवाल सुन लीजिए। सवाल पब्लिक का शो है और पब्लिक ही आपको बनाती है जो आप बनना चाहते हैं। तो संदीप सिंह का बेतिया बिहार से सवाल है। मेरा सवाल बीजेपी से है कि ये कार्रवाई आपने नतीजों के बाद ही क्यों की? जटाशंकर का मिर्जापुर यूपी से सवाल है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि जब हिंदू और मुस्लिम दोनों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है तो आप केवल एक की बात क्यों कर रहे हैं? कहां गया आपका पीडीए? पहले सवाल का आप जवाब और दूसरे सवाल का भाटी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मई 2024 को आया, जब चुनाव और एमसीसी लागू था। जब चुनाव समाप्त होंगे, एमसीसी उठ जाएगा, तभी तो एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जा सकता है। अगर एमसीसी लागू हो और कोई कार्रवाई की जाए तो तब तो ये कहेंगे कि क्योंकि वहां पर एक तरीके के वोटर रहते हैं प्रभावित करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए वोटिंग के लिए। तो ये क्या चाह रहे थे कि मई में ऑर्डर आया, मई में ही एग्जीक्यूट होता? नहीं, उन्होंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। भाटी जी, नहीं, ये दोनों की बात क्यों नहीं करते? दोनों की बात क्यों नहीं करते? हम तो दोनों की ही बात कर रहे हैं। हमने तो हिंदू मुसलमान किया ही नहीं। लेकिन जो एक बात कही जा रही है कि उन्हें मकान दिए गए केवल आधे लोगों को, और यही अयोध्या में हुआ, यही वाराणसी में हुआ। बहुत लोगों के मकान तोड़े गए, कुछ लोगों को मकान दिए गए, वरना 1-1 लाख रुपए देके उन्हें लाठी मार के भगा दिया गया। और इसी वजह से ये फैजाबाद सीट हारे हैं और वाराणसी में मोदी जी की जीत का अंतर तो फिर तो 1/3 हो गए। फिर तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं, हमें लोगों के उजड़ने पे खुश होना चाहिए, क्योंकि लोगों के उजाड़े जाने पे हमें खुश होना चाहिए। मना रहे हैं कि फैजाबाद नहीं, नाविका जी, हम इस तरह की राजनीति नहीं करते कि लोगों के उजड़ने पे खुश हो। यही झूठ। एक सेकंड, मैं 10 करेक्ट कर दूं। फैजाबाद लोकसभा में बिल्कुल हारे, पर जिस विधानसभा अयोध्या में ये सारा निर्माण हुआ, वहां पर हम जीते हैं और वहां पर 1200 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया गया। हम अयोध्या जीते हैं, मान्यवर, झूठ मत बोलिए। और जहां 4 विधानसभा हारे, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, ना हटाने की, ना किसी को बसाने की। तो प्लीज तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करें। जितेंद्र सिंह का अल्मोड़ा उत्तराखंड से सवाल है। अगर गलत को गलत कहना ही गलत हो जाएगा तो सही के लिए क्या कोई जगह बचेगी? जब अवैध अतिक्रमण था तो कार्रवाई क्यों ना हो? राजेश का लखनऊ से सवाल है। लखनऊ में कुकरेल के पास 2 मिनट खड़े रहना संभव नहीं था क्योंकि बदबू आती थी। आज वहां रह रहे लोगों को अच्छे घर मिले हैं, फिर कैसी राजनीति हो रही है? वारिस पठान भाई, ये लखनऊ वालों को कुछ कहेंगे आप? हैदराबाद से और मुंबई से बहुत राजनीति होती है, लखनऊ वालों के सवाल का एक तरफ से कार्रवाई हो रही है ना। प्रॉब्लम ये कि आपको सिर्फ मुसलमानों के घर दिख रहे और आपको तोड़ने के लिए बहाना चाहिए। आप झूठ का सहारा लेते हो कि वहाँ पे घर के अंदर कोई भी घर नहीं दिख रहे, जाके देखिए तो अवैध निर्माण कहाँ से था? अवैध निर्माण के लिए आपने नहीं, आपने वहां पर सिर्फ सस्पिशन के ऊपर वो भी झूठा खोटा सस्पिशन लगाकर मुसलमानों के घर को अवैध दिखा के आपने तोड़ दिया। ये आपको जानना पड़ेगा कि मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है और उनको मुसलमानों की हर चीज से नफरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अरे वहां के लोग बोल रहे 50 साल से रह रहे हैं, 50 साल से वहां के लोग बोल रहे हैं हम रह रहे, तो क्या आप मान कर रहे हैं न्यायालय का कि नहीं? 50 साल से टैक्स नहीं ले रहे थे, पानी आ रहा था फुकट का आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी फुकट के वापर रहे थे, भी तो हजारों साल से था, कुछ नहीं हुआ। मंदिर
भी तो हजारों साल से था, आपको सिर्फ मंदिर भी तो हजारों साल से था, सस्पिशन आपके दिमाग में आया कि ये मंदिर तोड़कर कुछ और बनाने की इजाजत कैसे मिल गई आपको? मंदिर तो हजारों साल से था, मंदिर हजारों साल तक अगर पुरानी चीज होने से क्लेम हो जाता है तो मंदिर हजारों साल से था। बोलो मंदिर सही बना, बोलो मंदिर सही बना, बोलो मंदिर सही बना। और अयोध्या में जीत करने वाले वो बोले मंदिर सही बना। अरे मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, तुम लोगों ने क्या बना? हार गए फैजाबाद में, आपको क्या वोट मिला? फैजाबाद से तो बारिश भाई आप लीजिए, 5 राउंड पीछे चल रहे थे। अरे 1.65 की जीत कोई जीत है, अरे 1.65 की जीत कोई जीत है। रिजाइन करना चाहिए मोदी जी को, मैंडेट दे दिया पप्पल ने, हरा दिया। अरे तो 2 25 में चल रहे, इधर जेडीयू है, इधर चंद्रबाबू है, 2 में से एक गया, खत्म किस्सा। फिर आपको लाना पड़ेगा, चल मेरे भाई आजा मेरे साथ शिवसेना। उद्धव ठाकरे भी भड़क के बैठा, नहीं आऊंगा कुछ भी हो जाए। क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे? जाना पड़ेगा, टाटा बाय बाय। फिर शहजाद इसलिए बोल रहे तुम लोगों की वजह से हारे हैं मोदी जी। तुम लोग, उनके प्रवक्ताओं ने इतना गलत फैलाया, 400 पार। अरे 400 पार किधर 300 में अटक गए, क्या हो गया? समझ में आ गया ना? तो फिर अभी तो सुधरो, अभी भी नहीं सुधर देगा। लेकिन आपको मुसलमानों के लिए तो जो नफरत है और सबका साथ सबका विकास, अभी से बोलना बंद कर दो शहजाद। सिर्फ जुमला जुमला जुमला। वारिस पठान भाई, आज आप फुल फॉर्म में हैं, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए हैं। आप उनकी 240 पर उंगली उठा रहे हैं। आपकी कितनी सीटें हैं लोकसभा में भैया? कितनी सीटें हर्षवर्धन जी? नविका जी, आज तक भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुआ, कल अनेक होगी, कोई सरकार बना ले तो विपक्षी पार्टियां ये कहें कि अच्छा तुम इतने से हारे हो, इसलिए इतने से जीते हो, इसलिए अब तुम सरकार मत चलाओ। ऐसा शर्मनाक कृत्य इसी बार हो रहा है। लोकतंत्र को डिमीन किया जा रहा है। आप जब कहते हैं चुनाव में हारना जीतना, और जब कोई पार्टी जीतती है हारती है तो जनता तय करती है, आप तुरंत पलट जाते हैं। आप कह रहे हैं कि इतना, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस देश में संविधान चलाने के लिए, कानून चलाने के लिए ही जनता जो है अपने नेता चुनती है, अपना संसद चुनती है, अपना सांसद चुनती है। अगर इस देश में कानून चलाना ही नहीं है तो इतना खर्चा क्यों? मत कीजिए कोई इलेक्शन, मत बनाइए किसी को सांसद, कानून को डाल दीजिए वेस्ट पेपर बास्केट में और सबको जहां जिसको रहना है रहे, जहां जिसको गाड़ी चलानी है चलाए, कोई कानून नहीं रहेगा। लेकिन देश ऐसे नहीं चलते हैं। कानून से ही देश चलता है और कानून फॉलो हुआ या नहीं हुआ, इसे हमें मद्देनजर रखना चाहिए। अगर कानून फॉलो हुआ है तो इसमें अनेक बातें सांप्रदायिकता की लाने का औचित्य क्या है, यही आज पूछ रही है सवाल पब्लिक। आज इस शो पर बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं, देखो खेलो जीतो कॉन्टेस्ट के पिछले विजेताओं के नाम। 27 मई के विजेता हैं जितेंद्र सिंह पवार मध्य प्रदेश से, तपेश चंद्रशेखर कोलकाता से और चंद्र प्रकाश अग्रवाल अलवर राजस्थान से। 28 मई के विजेता हैं सोमपाल राणा हरियाणा से, सुभाष अग्रवाल नॉर्थ ईस्ट से और जीशु देव अगरतला से त्रिपुरा से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और जरूर देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत और जीतते रहिए बहुत सारे इनाम। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत। नमस्कार, पर जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद